सल्तनत कालीन शहर एवं शहरी जीवन। हम देख चुके हैं कि 10वीं सदी से उत्तर भारत में शहरों का विकास पुनः आरंभ हो गया था। यह प्रक्रिया तुर्क केंद्रीकरण एवं शहरों में रहने वाले एवं उच्च स्तर के जीवन यापन करने वाले प्रशासक वर्ग की संख्या में वृद्धि के परिणामस्वरूप 13वीं सदी में काफ़ी तेज हो गई। दिल्ली, जिसे कि इब्न बतूता ने इस्लामिक जगत के पूर्वी भाग का सबसे बड़ा नगर बताया है, के अतिरिक्त दौलताबाद देवगिरी भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण नगर था, जो आकार में दिल्ली के बराबर था। इस काल के दौरान उत्तर भारत के अन्य प्रमुख नगर मुल्तान, लाहौर, कड़ा, लखनौती, खंबायत आदि थे। शहर के आर्थिक जीवन में अमीरों, उसके कर्मचारियों, व्यापारियों एवं दुकानदारों का प्राधान्य था। नगरों में सर्वाधिक संख्या नौकरों, दासों, कारीगरों, सैनिकों एवं फेरीवालों, संगीतकारों, नटों, अपने कारोबार में लगे लोगों, भिखारियों से निर्मित एक मिले जुले समूह की थी। इस मिश्रित समूह के लोगों, उनकी जीवन शैलियों, सामाजिक पृष्ठभूमि आदि के विषय में हमें विशेष जानकारी नहीं हो पाई है। लगता है कि नगरों में एक विशाल सामाजिक मथनी बिलोने का काम किया, जिसके जरिए विभिन्न पृष्ठभूमियों, नस्ल के लोगों, दासों, कारीगरों और अन्य लोगों ने एक साथ रहना शुरू कर दिया। नगर में लोगों के प्रवेश पर कोतवाल सावधानी पूर्वक नियंत्रण रखता था। वह न केवल कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता था, अपितु बाजारों, बदनाम अड्डों, जुआगर, वेश्यालयों आदि को भी नियंत्रित करता था। परंपरा के अनुसार समान पेशे वाले लोग एक विशिष्ट मोहल्ले में रहते थे, जो सुरक्षा के प्रयोजन से रात में तालाबंद रहता था। नगरों का अपना एक निश्चित खाका होता था। सुल्तान और अमीरों के लिए एक अलग मोहल्ला होता था, जबकि जमादारों, चर्मकारों, भिखारियों को नगर के बाहरी हिस्सों, किंतु नगर की दीवार के भीतर में ही बसाया जाता था। दिल्ली में भिखारियों की बहुत बड़ी तादाद थी, जो भिक्षा के लिए अमीरों के घरों के आसपास घूमते रहते थे, अथवा मकबरों, सूफी संतों की दरगाहों आदि स्थानों पर डेरा डाले रहते थे। जनसाधारण की तरह वे भी अपने पास हथियार रखते थे, कभी कभी कानून और व्यवस्था की समस्याएं उत्पन्न करते थे। नगर बुनाई, कढ़ाई पर चित्रकारी, कशीदाकारी आदि बहुत से कार्य व्यवसायों का केंद्र होता था। शाही कारखानों में सोना और चांदी के धागों से कढ़ाई किए गए कपड़े, रेशमी कपड़े जैसी महंगी चीज़ों का निर्माण करने में बहुत से कारीगरों की नियुक्ति की जाती थी। लेकिन अधिकांश कारीगर और अथवा शिल्पकार अपने घर में ही काम करते थे, जातिगत आधार पर श्रेणियों और संघों में संगठित होते थे। फिर भी बुनाई जैसे विशिष्टीकरण शिल्प नगरों में ही केंद्रित नहीं होते थे। दक्षिण भारत और गुजरात में ऐसे बहुत से गांव और छोटे छोटे शहर थे, जो विशेष प्रकार के कपड़ों के उत्पादन में बेजोड़ थे। इस प्रकार मध्यकालीन यूरोप की तरह भारत में शिल्प को शहरी और ग्रामीण जैसे बिल्कुल स्पष्ट रेखाओं में नहीं बांटा जा सकता है। शहर और ग्रामीण इलाकों के बीच संपर्क स्थापित करने में शिल्प एक महत्वपूर्ण माध्यम बना। ये ग्रामीण इलाके के कारीगरों को शहरों में आवागमन बढ़ाने में सहायक हुआ। दास। शहर में रहने वाला एक बड़ा समूह दास और घरेलू नौकरों का था। दीर्घकाल से ही भारत के साथ साथ पश्चिम एशिया, यूरोप में दास प्रथा अस्तित्व में थी। दास परिवार में जन्मे, खरीदे गए, पाए गए, पारंपरिक रूप से अपनी विशिष्ट परिस्थिति हासिल करने वाले विभिन्न प्रकार के दासों की स्थिति के बारे में हिंदू शास्त्रों में चर्चा की गई है। अरबों ने और बाद में तुर्कों ने भी दास प्रथा को अपनाया। दास को प्राप्त करने का सर्वाधिक आम तरीका था युद्ध में प्रतिपक्षी सैनिकों को पकड़ लेना। यहाँ तक कि महाभारत में भी किसी युद्धबंदी को दास बनाए जाने के प्रयोग को सामान्य बात बताई गई है। तुर्कों ने भारत के भीतर और बाहर अपने युद्धों में बड़े पैमाने पर प्रतिपक्षी सैनिकों को पकड़कर दास बनाया। पश्चिम एशिया और भारत दोनों में ही पुरुष और स्त्रियों के लिए दास बाजार हुआ करते थे। तुर्क, कोहक, काफ़ी, यूनानी, भारतीय दासों की कीमत अधिक होती थी और उनकी काफ़ी मांग रहती थी। अफ्रीका से भी थोड़े बहुत दास मंगाए जाते थे, जो मुख्य रूप से हबशी होते थे, और दासों को आमतौर पर घरेलू सेवा या संगति हेतु या विशेष कौशलों के कारण खरीदा जाता था। कुशल दासों अथवा सुंदर लड़कों, रूपवती लड़कियों के लिए कभी कभी ऊंची कीमत लगाई जाती थी। कुशल दासों को महत्व दिया जाता था। उनमें से कुछ उच्च पदों पर भी जा पहुँचे, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक आदि दासों के संदर्भ में देखा जा सकता है। पश्चिम और मध्य एशिया में दासों हेतु व्यापक छापेमारी होती थी। मध्य एशिया के लोगों को पकड़कर दास बनाने और उनके बाद में इस्लाम में धर्मांतरित करने के लिए
गाजियों का विशेष रूप से इस्तेमाल होता था। कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे आरंभिक सुल्तानों ने भारत में इस प्रथा को जारी रखा। इस प्रकार ऐबक ने जब 1195 ईस्वी में गुजरात पर धावा बोला तो उसने 20,000 व्यक्तियों को और कॉलिंजर पर अपने आक्रमण के दौरान 50,000 व्यक्तियों को पकड़कर दास बनाया। किंतु बलबन और अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों में इतने बड़े पैमाने पर लोगों को दास बनाए जाने के बारे में हमें सुनने में नहीं मिलता। यद्यपि दासों को इस समय लूट के माल का एक भाग समझा जाता था और बहुधा पकड़े गए युद्धबंदियों का संहार कर दिया जाता था। केवल कुछ एक व्यक्तियों को ही दास बनाकर साथ लाया जाता था। किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में शांति स्थापना की कार्रवाई के दौरान बहुत सारे पुरुषों, बच्चों, स्त्रियों को दास बनाया जाता था। दिल्ली के दास बाजार में बेच दिया जाता था। दासों का क्रय विक्रय इतनी आम बात थी कि बर्नी ने मवेशियों के साथ साथ दासियों और सुंदर लड़कों की कीमतों का उल्लेख किया है। किंतु मध्य एशिया के विपरीत, जहाँ पकड़े गए तुर्क दासों को सैनिक प्रयोजन में प्रयुक्त किया जाता था, दिल्ली के बाजार में बिकने वाले दास मुख्यतः घरेलू कार्यों में नियुक्त होते थे। यह इतना आम हो चुका था कि लिपिक लोग भी दास रखने से नहीं हिचकते थे। प्राय इन दासों को कारीगर में प्रयुक्त कर और प्रशिक्षित नहीं किया जाता था। यद्यपि नौकरानियों को अक्सर सूत काटने में लगाया जाता था। हमें ऐसे सूफी संतों के बारे में सुनने को मिलता है जो अपने दासों के उपार्जन पर अपना निर्वाह करते थे। इस संदर्भ में फिरोज शाह तुगलक ने लीग से हटकर काम किया। उसने बड़े बड़े अमीरों को युद्ध में दास पकड़ने और उनके सर्वोत्तम दासों का चयन कर सुल्तान की सेवा में भेजने का अनुदेश दिया। यहाँ तक कि विभिन्न अधीनस्थ सरदारों को भी इस अनुदेश को पालन करने को कहा गया। इस तरह 1,80,000 दास एकत्रित हो गए। उनको कुछ तो धार्मिक अध्ययन केंद्रों हेतु प्रशिक्षित किया गया, जबकि 12,000 को कारीगरों और शिल्पकारों के रूप में प्रशिक्षित किया गया। विभिन्न परगनों में भेज दिया गया। इससे अनुमान होता है कि शहरों में प्रशिक्षित कारीगरों की काफ़ी कमी थी। दांसों से निर्मित सशस्त्र जनानसारियों का भी समूह था, किंतु रूमी मॉडल पर जानिसारियों का एक विशेष समूह बनाने का प्रयास विफल हो गया। फिरोज की मृत्यु होने पर दासों के सशस्त्र समूह ने सुल्तान निर्माता की भूमिका अदा करने की कोशिश की, किंतु वे पराजित हुए और तितर-बितर हो गए। यद्यपि घरेलू दासता मुगल काल में भी जारी रही, किंतु दासों ने उत्पादन और सैनिक कार्य में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई। पर इसमें कोई संदेह नहीं कि दास प्रथा न केवल अमानवीय थी, बल्कि इसने स्वतंत्र श्रम की महत्ता को कम किया और मजदूरी की दर को भी गिरा दिया।